भगवा बसदारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं, शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ। जैसे ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी, शायद आप लोगों ने उसमें कभी वीडियो देखा हो। विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया। बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना, जिसका गाना था, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृतनिष्ठ भाषा बोलना कॉमेडी का पात्र है। और इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया। और ये मैं आपसे कैसे बताना चाहता हूं, इसको कभी आप गौर करिएगा। 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुक्खी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलन है छेदी सिंह। वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। कभी आपने सोचा कि एजेंडा क्या था और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा जा रहा है, और कैसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाता है, और भाषा से अंतर क्या पड़ता है। जैसे आप सब ने यह बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है ना। और इसका जब अनुवाद करते हैं तो जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, पर किसी संस्कृत, हिंदी या भारतीय भाषा में आपने सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में उचित नहीं है। युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक समर्पण है। अगर आप ये कह देंगे जो कहते थे एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, तो वहां आतंकवाद भी होने लगा, क्योंकि फिर वो भी जायज है। और जो कहते हैं कि लव में सब कुछ जायज है, तो फिर एसिड भी फेंका जाने लगा। इसलिए जब आप भाषा छोड़ते हैं तो आप वो संस्कृति छोड़ते हैं, और वो आपके मानस पर कैसा प्रभाव डालती है आपको पता ही नहीं लगता। इसीलिए मैं कहता हूं, फिल्मों में पहले उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था कोई नायक, अब जो है इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलने लगा। वो हमारे दिमागों पर क्या असर डालती है ये हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे विचार हो, भाषा हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, जब आप उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो आपके दिमाग पर क्या असर डाल रही है, तब आपको समझ में आता है कि वो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में कहां कितनी गहराई तक ले जा रही है। अब दूसरी बात ये देख लीजिए, किसी भी मतलब हर भाषा की वर्तनी में एक वैज्ञानिकता भी होती है। जैसे संस्कृत भाषा है, जैसे मैं पहले भी ये बात कहा था कि आप अंग्रेजी बोलते हुए किसी व्यक्ति को सुनिए, आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद आप बता देंगे कि ये पंजाबी बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये तमिल बोल रहा है, क्योंकि भाषा के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। पर संस्कृत का श्लोक आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है कि वैष्णो देवी में बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी वर्तनी इतनी शुद्ध है। और लैंग्वेज ऐसी कि कर्नाटक के एक कवि हुए वेंकटाध्वरी, जिन्होंने एक बहुत छोटा सा लघु काव्य लिखा जिसका नाम है राघव यादवीयम। लेफ्ट टू राइट पढ़िएगा तो राम की कथा है, और राइट टू लेफ्ट पढ़िएगा तो कृष्ण की कथा है। और इसीलिए जो मैंने कहा ना, कार्ल सेगन ने, फिर आ रहा हूं, जो वॉयजर में लिख के भेजा है, जो भाषा उसमें संस्कृत को भी क्यों प्रयोग किया है, जानते समस्या क्या है? बाकी लैंग्वेजेस की जो व्याकरण है वो शब्द आधारित है। राम गोज टू हाउस इज अ करेक्ट सेंटेंस, हाउस गोज टू राम इज अ रॉन्ग सेंटेंस। पर संस्कृत का व्याकरण शब्द आधारित है। रामा गच्छति ग्रहे, ग्रहे गच्छति रामा, गच्छति रामा ग्रहे एक है। इसलिए समस्या क्या है कि कोई परग्रही सभ्यता को आप 3 वर्ड्स का चित्र तो बना देंगे, पर यह कैसे गारंटी है कि वो इधर से इधर पढ़ेगी या इधर से इधर पढ़ेगी? आप एरो भी बना देंगे तो वो एरो को समझेगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है?
इसलिए वह भाषा होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाए वो एक समान आए। और फिर मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें विदेश में सीखी जा रही हैं और हमें भड़काया जा रहा है कि तुम अपने धर्म ग्रंथ मत पढ़ो, ये सब बैकवर्डनेस है, इसके अंदर सिर्फ झूठ, पाखंड, भेदभाव के अलावा कुछ नहीं है। और विदेश में क्या हो रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाइए तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को बाकायदा एस्टेब्लिश किया गया, जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। और उसका सूत्रपात कहां से है, महाराष्ट्र की धरती से। सन 1794 में लंदन से एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है द जेंटलमैन। उसमें दो डॉक्टर हैं, थॉमस क्रूजो और जेम्स स्पिंडले। उन्होंने ये लिखा, एक पेपर पब्लिश किया कि सन 1793 में पुणे में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो टीपू सुल्तान की फौज में काम करता था, उसकी नाक काट दी गई थी और उसके मस्तक की खाल निकालकर नाक के ऊपर सेट करके नाक को दोबारा पुराने जैसा कर दिया गया। और करने वाले महत्वपूर्ण बात क्या है, कुम्हार जाति के लोग हैं जिनको आज ओबीसी कहा जाता है। यह किसमें लिखा हुआ है, ये लंदन की द जेंटलमैन मैगजीन में दो अंग्रेज लिख रहे हैं, इसमें कोई भारतीय नहीं और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। और इसके आधार पर मेलबर्न यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों ने सुश्रुत को इसका जनक माना है, और जिसमें 1100 से अधिक डिजीजेस का वर्णन है, 180 चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सारा डिटेल है। मगर हमारे यहां कहा जाता है कि नहीं, उसमें सिर्फ धूर्तता, पाखंडता और कुछ नहीं है। ये जो समझाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए ये इसलिए समझने की जरूरत है कि भाषा के अंदर कितना ज्ञान और कितनी गहनता है। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, भाषा के अंदर जो साहित्यिक प्रभाव है, कहते हैं ना कालिदास वॉज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे भाई, कोई तुलना है? शेक्सपियर इतने 100 साल के बाद हुआ, कालिदास से क्या तुलना? और तुलसीदास ने 1,40,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया है, और जहां तक मैंने पढ़ा था शेक्सपियर ने शायद 18-19 हजार शब्दों का प्रयोग किया है। तुलसीदास से तुलना नहीं शेक्सपियर की, कालिदास से क्या तुलना करने लगे? जिस प्रकार की सुंदर उपमाएं हैं, जिस प्रकार की, मतलब आपको शायद ये पता हो कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ये किसने कहा था? किसी इंडियन ने नहीं कहा था। विलियम जोन्स, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, उन्होंने कहा। उन्होंने सबसे पहला कौन सा ग्रंथ ट्रांसलेट किया और क्यों वो आकर्षित हुए? कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन हो रहा था, उसमें जो शकुंतला की विदाई का दृश्य दिखाया जा रहा था, वो देख के कुछ वहां पे कोई लोग थे जिनको टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, उन्होंने बताया तो उपमाएं सुनकर इतने प्रभावित हुए विलियम जोन्स, उनको लगा ये मुझे रियल में पढ़ना चाहिए, ओरिजिनल भाषा में। तब उन्होंने बड़ा जुगाड़ करके संस्कृत सीखी, कि उनको कोई संस्कृत सिखाने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि भाई ये म्लेच्छ है, इनको थोड़ी सिखाएंगे संस्कृत। तो उन्होंने सीखी, और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम और विद्याधर का हितोपदेश, जिसको यूरोप में फेबल्स ऑफ द बीदा पाई कहते हैं, क्योंकि विद्याधर वो बोल नहीं पाते थे, वही व्याकरण वर्तनी का अंतर आ जाता था। तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, और जब उसने ओरिजिनल पढ़ी तो विलियम जोन्स ने लिखा है कि उसको पढ़ने के बाद, खासकर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ सर्ग में शकुंतला के विदाई के दृश्य में जो उपमाएं दी गई, मैं परप्लेक्स्ड हो गया कि ह्यूमन माइंड का इमेजिनेशन इतना ऊपर हो सकता है। मगर वो हमारे यहां कभी उस चीज से एकदम काट दिया गया। मैंने एक, मतलब मुझे पूरी कविता नहीं याद है, कहा जाता है कि कालिदास अंतिम समय में जब वो श्रीलंका गए, एक जनश्रुति है, तो वो एक गणिका के यहां चले गए थे। उसने कहा राजा ने वो दी है समस्या पूर्ति, तो उस पर कविता बनानी होती थी। तो राजा ने समस्या पूर्ति ये दी थी, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, यानी कमल के ऊपर कमल उगता है, ये सुना जाता पर दिखाई तो नहीं पड़ता। तो कालिदास ने कहा बस, वो पूरी कविता मुझे नहीं याद है, उन्होंने एंड यहां पर किया कि पहली लाइन थी कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, अंत में उन्होंने कहा बाले तब मुखाम्बुजम कस्मिद इंदीवरद्वयम। अंबुज कहते हैं कमल को, यदि यह नहीं दिखाई पड़ता तो तुम्हारे कमल रूपी मुख के ऊपर दो कमल रूपी नयन कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? अब बताइए किस ढंग से उन्होंने उस पूरी समस्या पूर्ति को कर दिया। मतलब मैं आज की पीढ़ी के लिए कहता हूं, मतलब मैं तो कह रहा हूं भैया, तुमको बहुत प्यार मोहब्बत और इसकी बात आती है तो तुमको क्या याद आता? लैला मजनू, सीरी फरहाद, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, यही याद आते हैं।
मेरे भाई अगर उसमें भी पढ़ना है पढ़ लो दुष्यंत शकुंतला की कहानी, स्वप्न वासव दत्ता, राजा उदयन और वासव दत्ता, चंद्रापीड़ की कथा, और जिस जिस प्रकार की उसमें कथाएं हैं। अगर आप मालविका अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसको आप शेर और शायरी कह के बहुत प्रभावित हो जाते हैं, ये उसके आगे कुछ नहीं लगेगी, इतनी गहरी उपमाएं उसके अंदर। तो मैंने इसलिए कहा साहित्य हो, विज्ञान हो, राष्ट्रवाद हो, सबके साथ किस प्रकार से जोड़ा जाता है। और देखिए जोड़ने में तोड़ने के तत्व कहां पे खोजे जाते हैं। मैं जब पहली बार यहां आया 2005 में, भाजपा की राष्ट्रीय परिषद थी मुंबई में, 31 दिसंबर 2005 को वो समाप्त हुई। तो अंत में प्रमोद महाजन जी ने वो यहां का बड़ा प्रख्यात जो नाटक है जो हर जगह दिखाया जाता है, जानता राजा, उसका मंचन किया। और जानता राजा के अंत में क्या बोला जाता है? अंतिम वाला छंद याद है? इंद्र जिमी जम पर, बाड़व सुवंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। ये शिवाजी के राज्य के बारे में। इसका अर्थ आप लोगों को पता हो तो आपको उसकी फिर ध्वन्यात्मक कहते हैं। इंद्र जिमी जम पर, जिम्भासुर एक वृत्तासुर था ना, इसको इंद्र ने हराया था। जैसे इंद्र वृत्तासुर पर, इंद्र जिमी जम पर, बाड़व सुवंब पर, बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग, समुद्र की अग्नि के ऊपर समुद्र, रावण सदम्भ पर, अहंकारी रावण पर, रघुकुल राज है। और पवन वारी वाह पर, यानी पानी के करंट के ऊपर जैसे हवा दौड़ती है, पवन वारी वाह पर, शंभु रतिनाहा पर, शंभु तो शंकर जी, रति के स्वामी यानी कामदेव को जिनको भस्म, शंभु रतिनाह पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विजराज, सहस्र बाहु को परशुराम ने उसकी 1000 भुजाएं काटी थी, द्विजराम यानी ब्राह्मण राम, जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। और दावा द्रुम दंड पर, दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि को, और जंगल की अग्नि सबसे प्रखर तब होती है जब वो बांस के जंगलों में लगती है। द्रुम दंड को कड़कड़ करती हुई पूरी अग्नि फैलती चली जाती है। दावा द्रुम दंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे हिरणों के झुंड के ऊपर सिंह है। और कान जिमी कंस पर, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, तेज तम अंश पर, और त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये लिखा गया है अवधि में, सुनाया जाता है मराठी के नाटक में, और प्रेरणा देता है राष्ट्रवाद की। ये जोड़ने के तत्व थे, मगर इसके बाद उसमें तोड़ने के तत्व कैसे निकाले जा सकते हैं, आज सारा का सारा अभियान षड्यंत्र इसी पे चल रहा है। अगर आपको ध्यान हो, शिवाजी की जब सेना चलती थी तो उसके लिए जो बोला जाता है उसी नाटक में, वो क्या है? साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारे, सारे जा शिवाजी जंग जीतने चलत है। ये तो समझ में आएगा, वो चतुरंगणी सेना को सजाकर शिवाजी जंग को जीतने के लिए चलते हैं। आगे कहते हैं भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नगाड़ों का नाद इतना वृहद है कि नदी नदमद गैबरन में रलत, ऐसा नदी और नारे लहराना शुरू कर देते हैं। और ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, जब वो फैलती हुई उनकी सेना निचले इलाकों में जाती है तो ऐसा गुबार उठता है कि गजन की पैल ठैल सैल उछलत है। गज मतलब हाथियों की पैर की धमक से ऐसा लगता पर्वत उछलने लगते हैं। और उससे जो धूल निकलती है उससे लगता है सूर्य इस कदर ढक जाता है कि वो तारे जैसा दिखने लगता है। तारा सो तरनी धूरी धरा में परती जी में। और फिर वो कहते हैं ऊपर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका एक समुद्र है सेना का। और वो कैसा दिखता है धरती के ऊपर, जैसे थाली पर आप पारे को रख दें तो पारा हिलता डुलता दिखता है, तो ऐसा लगता है उनकी सेना का समुद्र इस धरती रूपी थाली के ऊपर हिलता हुआ चला, थारी पर पारा पारा वारियों हालत है। अब ये तो अर्थ बताया, मगर इसी को जब पूरे धुन में गाया जाता था, जो उसकी रिदम थी, उसको आप सुनिए तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। क्या कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सारजा शिवाजी जंग जीतने चलत है, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन में रलत है, एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की पहले ठैल सैल उछलत है, और तारा सुतरनी धूरी धरा में परती जी में, थारी पर पारा पारा वारियों हालत है। अब बताइए इससे बढ़िया रैप मिलेगा कहीं? इससे ज्यादा टंग ट्विस्टर कोई मिलेगा कहीं? इससे ज्यादा राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलेगी कहीं? इससे ज्यादा उत्साह मिलेगा? उसकी बजाय अंग्रेजी के आतुकांत शब्दों को जोड़कर रैप बनाते हो। मेरे भाई, भाषा की महानता देखो, संस्कृति की विराटता देखो, उसके अंदर मिलती हुई प्रेरणा देखिए, तो सारी की सारी चीजें आपको एक साथ नजर आती हैं। इसलिए
मैं अंत में यह कहना चाहता हूं, फिर भी कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने की होती हैं।